गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली की तरीके से हम आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हैं साइंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, डिले हुआ है बट उतना ज्यादा डिले नहीं होगा जितना आप लोग समझ रहे हो। अभी 2-4-10 दिन में कोई ना कोई डेट आएगी एग्जाम को लेके। एग्जाम ये मान लो कि हाफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाना है आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि उधर फिर आपके एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है और का नाम आपका ये ट्रेन कंट्रोलर है, सारे एग्जाम होने करवाने हैं तो ज्यादा डिले नहीं होगा। ये समझो एग्जाम अब रेलवे अगर करवाएगा तो पहले ग्रुप डी का ही करवाएगा, इसी से स्टार्ट होंगे। तो ग्रुप डी का आप समझ रहे हो कम से कम 1.5-2 महीने एग्जाम चलने हैं इसके, तो बहुत ज्यादा डिले इसका नहीं होगा। तो आप अपनी पढ़ाई बेहतर करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट में अगर कोई कमी रह जा रही है तो उसको इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। मौसम चेंज हो रहा है तो स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताते रहिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। जो ऑप्शन है निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा केशिकत्व मतलब कैपिलरीज मतलब ये, जैसे कैपिलरीज का एग्जांपल से समझते हैं ना, कैपिलरीज का ये कैपिलरीज का जो है एग्जांपल ये, जैसे मान लो जब आप देख रहे हो कि पहले के लोग लालटेन जलाते थे, लालटेन हुआ या फिर लैंप हुआ, तो उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन पड़ता था, बट वो जलता ऊपर था, उसका एक अंदर की तरफ बाती टाइप में जाती थी, कपड़े की रहती थी, जो अंदर से केरोसिन खींचती थी, ऊपर जलता था, नीचे से खींचती थी। तो वो जो नीचे से ऊपर आने का प्रोसेस है, उसको केशिकत्व बोलते हैं, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि केशिकत्व का कारण क्या है। केशिकत्व का कारण इनमें से जो नहीं है वो बताने हैं। अब देखो, स्याही का सोखना मतलब ये कि आप जैसे देखते होंगे कि कहीं पे अगर पानी गिर जाता है तो छोटे पे आप देखे होंगे एक सोखता टाइप में रहता था, आप उस पे ऐसे रख देते थे तो उसका जो पानी रहता था ऊपर सक हो जाता था, सोख लेता था वो। तो ये केशिकत्व के कारण होता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे माइनर से पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं। और केशिकत्व जब भी पॉसिबल है जब उसका माइनर से पोर्स हो, बहुत पतले से छेद हो, तभी केशिकत्व या कैपिलरीज पॉसिबल है। ये आपके सॉइल में भी होता है, मतलब मिट्टी में भी होता है कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो देखो, अब भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये भी केशिकत्व का ही कारण है कि भूमिगत जल जो जमीन के नीचे जल है उसका हल्का ऊपर उठ जाना, वो अपने केशिकत्व के कारण ऊपर आता है। इसका एक और सबसे सटीक एग्जांपल है, जो आप जैसे जो पेन की निब रहती, जो स्याही वाले पेन रहते थे, उसको जो वो इंक वाले जो जिसपे ऐसे डुबो के लिखना पड़ता था, उसमें ऐसे रखते तो वो ऊपर की तरफ थोड़ा सोख लेती फिर लिखते रहते, तो वो भी केशिकत्व का कारण होता है। देखो, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, सूती कपड़े पर अगर पानी की बूंद पड़ती है तो फैल जरूर जाती है, लेकिन ये केशिकत्व का कारण नहीं हो सकता। केशिकत्व का कारण ये है कि वो ऊपर की तरफ उठना, उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो नेगेटिव फोर्स क्रिएट होता है, उसमें ऊपर की तरफ खींचता है, वो ऊपर की तरफ खींचता है। पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी ऊपर उठना, बिल्कुल ये केशिकत्व का ही कारण है। ये भी केशिकत्व का कारण है कि जो जमीन के अंदर जो जड़ें, पानी जाइलम के थ्रू ऊपर आता है ना, जाइलम के थ्रू पानी ऊपर आता है, ये भी केशिकत्व का कारण है। ये भी कोई केशिकत्व का कारण है। और भूमिगत जल का पानी ऊपर उठना, ये भी कारण है। बट सूती कपड़े पर पानी की बूंद का फैलना, ये केशिकत्व का कारण नहीं है। तो आपका जो केशिकत्व का कारण नहीं है वो है ऑप्शन सी। तो कह रहा है जो नहीं है, तो जो नहीं है वो ऑप्शन सी है। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? आंसर आपका सी ही करेक्ट हुआ। इसका मतलब ये समझिए कि केशिकत्व एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट करता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है वो, और ये क्रिएट जब भी होगा जब उसमें बहुत माइनर से पोर्स रहेंगे, बहुत छोटे छोटे से छिद्र रहेंगे, तभी वो क्रिएट होगा।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हाँ एक चीज ये देख लीजिए, जो नीचे से ऊपर तरफ पानी उठता है पौधों में, तो ये किसके थ्रू उठता है? जाइलम्स के। इसको अगर कहेंगे तो जाइलम कहेंगे, जाइलम। और ऊपर से नीचे की तरफ खाना बना हुआ जो आता है, पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन पूरे प्लांट में ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं फ्लोएम। उसको कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ये क्या करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। कहां? प्लांट में, ठीक है, पौधों में, ठीक है। ये क्या करता है? ये जल का परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा नीचे से ऊपर। ये कहां से? ऊपर से नीचे की तरफ करेगा, ठीक है। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, या फिर पौधों की जड़ से जो पानी ऊपर तरफ बढ़ता है, ये सब केशकृत्य का कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन, बॉडी का वजन या फिर मनुष्य का वजन, शरीर का वजन। अब देखो इसके ऑप्शन ऐसे हैं, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि मनुष्य का वजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, कम कहाँ होगा, न्यूट्रल कहाँ होगा, ये सारी चीजें इसको लेके। तो इसको पढ़ने से पहले एक एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। देखो एक चीज याद रखिए कि जो जी का मान है, क्योंकि जी का मान काहे पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि W बराबर M इंटू जी होता है। तो देखो W वेट है, भार, अगर भार किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे कर रहा है। भार किस पे कर रहा है? जी पे कर रहा है। अगर भार बढ़ाओगे तो जी अपने आप, जी बढ़ाओगे तो भार बढ़ ही जाएगा, जी पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से जी की वैल्यू आप पहले समझ लो। तो देखो जी की वैल्यू, जी की वैल्यू या फिर जी का मान, जी का मान, जी का मान ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। कहां पर? ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा? बढ़ता है, ठीक है। ध्रुव की, दोनों ध्रुवों का, जहां चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ठीक है। अब कम कहां पे होगा? मिनिमम कहां होगा? मिनिमम, मिनिमम या फिर कम, कम कहां होगा? ये भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान मिनिमम होगा, कम होगा। शून्य कहां पर होगा? शून्य, अब देखो ये चीज भी देख लो, शून्य कहां पर होगा? शून्य कहां होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। एक चीज और जी के मान के रिकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए, पृथ्वी के ऊपर जाओ, पृथ्वी पर जैसे मान लो हम खड़े हैं, तो पृथ्वी के ऊपर जाओ या पृथ्वी के नीचे जाओ, जी का मान घटेगा। पृथ्वी के ऊपर जाओ या पृथ्वी के नीचे जाओ, जी का मान घटेगा, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, जी का मान घटेगा। ये भी चीज याद रखना कि अर्थ पर अगर चाहे ऊपर जाओ या फिर जी नीचे जाओ, पृथ्वी जो खड़े हैं हम, तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, क्या होगा? जी का मान, जी का मान घटेगा। ये भी चीज याद रखिए, जी का मान घटेगा। अब ऑप्शन पढ़ो इसके, अब ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा। भाई पृथ्वी की सतह पर सारी जगह एक समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के जो सरफेस है अनड्यूलेटेड है, ऊपर नीचे है, तो घट बढ़ भी सकता है। क्योंकि जो जहां पर नीचे होगा समझ लो भूमध्य रेखा के आप नजदीक हो, भूमध्य रेखा के नजदीक हो तो जी का मान थोड़ा कम होगा, जो थोड़ा ऊपर है तो वहां जी का मान थोड़ा ज्यादा पाओगे आप। तो देखो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ये बात सही कह रहा है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है तो भार का मान भी अधिकतम होगा। अब देखो आगे, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा को हो या फिर भूमध्य रेखा को हो, इक्वेटर। अगर विषुवत रेखा को इंग्लिश में कहेंगे तो इक्वेटर कहेंगे, भूमध्य रेखा को तो इक्वेटर ही बोलेंगे। तो विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होगा, विषुवत रेखा पर मिनिमम होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? मिनिमम होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, मैदानों की तुलना में
पहाड़ियों पर अधिकतम होगा, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होगा। तो ये बात गलत इस वजह से मैंने अभी बताया कि पृथ्वी से ऊपर जाओ या पृथ्वी के नीचे जाओ, जमीन के सरफेस से, अर्थ की सरफेस से अगर नीचे भी जा रहे हो तब भी जी का मान घटेगा, अगर अर्थ के ऊपर जा रहे हो तब भी जी का मान घटेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा है? बी आपका सही है, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों पर अधिकतम होगा शरीर का भार, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होगा। कारण क्या है इसका? इसका कारण है जी का मान अधिकतम होगा। तो जी का मान अधिकतम होगा तो भार भी अधिकतम होगा। तो आंसर आपका बी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मनुष्य जब पहाड़ी पर चढ़ता तो आगे क्यों झुक क्यों जाता है? वो झुक इस वजह से जाता है क्योंकि जो उसका जी लग रहा होता है, जी, तो जी आगे लगे तो उसका बैलेंस बना रहे, इस वजह से झुक जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये इससे रिलेटेड है आपका आवर्तकाल से। तो इसका आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा? 2 पाई रूट अंडर एल अपान जी, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसको बोल, जो टी है तो इसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल बोलते हैं। टी को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। एल लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई। जी तो गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हो, अगर इसकी मान की वैल्यू की बात करें 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गति कौन सी करता है? मान लो झूले पे बैठी लड़की, आप लोग जब गांव में देखते हो ना, जब सावन आता है तो सब लड़कियां झूलती हैं इधर उधर इधर उधर, तो कौन सी गति होती है? आवर्ती गति है। ये कौन सी गति है? आवर्ती गति, आवर्ती गति। कौन सी गति? आवर्ती गति होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि मान लो झूले पे, जिससे कभी कभी आप झूला देखते होंगे कि दो ठो लड़कियां झूल रही होती, तो उसमें अगर एक खड़ी हो जाएगी, एक खड़ी हो जाएगी, एक खड़ी हो जाएगी ड्यूरिंग वो आवर्ती गति करते टाइम पे, तो क्या होगा? झूले की गति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका वजह आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्यों? ये लंबाई कम हो जाएगी, उसकी जो ऊपर की लंबाई बचेगी वो कम हो जाएगी, तो लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी थोड़ा कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है गर्मियों में घड़ियां सुस्त क्यों हो जाती हैं और ठंडियों में फास्ट क्यों हो जाती हैं? तो अब उसकी लंबाई कम हो जाती है, गर्मियों में लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाती, तो जब लंबाई कम हो जाएगी आवर्तकाल कम हो जाता है। ठंडियों में ठंडियों में तेज हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है इस वजह से। तो ये इसमें ये देख लीजिए, देखो लिखा 2 पाई, ये पाई है, ये पाई है, लिख दिया उसमें 2 पाई। देखो ये होगा नहीं, स्क्वायर राइट एल अपान जी, देखो ये एल जी लिखा है तो ये भी नहीं होगा, टी जी लिखा ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर आपका सही होगा, आंसर ए करेक्ट होगा आपका। ये चीज आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन बना देता है कभी कभी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पूछ लेता है, बहुत प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति थे जो, तो थे यूरी गागरिन, उनके दोस्ती थे, साथ ही में गए थे दोनों लोग। और जो लिखा है जुंको तेबई, ये हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले, माउंट एवरेस्ट पर विश्व के फर्स्ट पीपल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। ठीक है, जुको टेबई। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में और एक चीज देख ली, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में इसमें पूछता है क्वेश्चन कि मान लो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 kg है, 60 kg वस्तु का भार, तो
तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चांद पे कितना होगा? चांद पर कितना होगा? क्योंकि चांद पे जो पृथ्वी का भार होता है तो वो 6 गुना कम हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। तो 6 गुना कम हो जाएगा तो मतलब वो 10 किलो का रह जाएगा वहां। आप समझ रहे हो? अब किसी किसी का वेट जैसे मान लो 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना किलो होगा? 10 किलो का हो जाएगा। कुछ कुछ लड़कियों का तो वेट है 60 किलो नहीं पहुंच पाता है, तो 60 किलो वो तो अंडर 10 किलो के नीचे से आ जाएंगी वो। मान लो किसी का वेट 45 किलो है तो 45 को 6 से डिवाइड कर दो। मान लो 45 किलो है किसी लड़की का वेट, 45 किलो 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, तो 3 बचेगा, 6 पंचे 30। 7.5 किलो की लड़की है वो जो चंद्रमा पर पहुंची, 7.5 किलो की। बताओ, 7.5 किलो की लड़कियां चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग होना चाहिए। जो धूप में उपयोग होते हैं जो छाते, उनका रंग कैसा होना चाहिए? तो आप इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जो सफेद कलर है ये क्या होता है? ये अच्छा रिफ्लेक्टर है। अच्छा रिफ्लेक्टर मतलब उस पर रे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। क्या है? अच्छा रिफ्लेक्टर, अच्छा परावर्तन, परावर्तित करता, अच्छा परावर्तन। ठीक है। अगर काले की बात करेंगे तो ये अच्छा अवशोषक है। ये क्या है? अच्छा अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है। अब एक चीज ये देखो, अच्छा अवशोषक, ये जैसे काला अच्छा अवशोषक, इसके बारे में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में काले पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो गर्मियों में क्या रहता है, हमको गर्मी कम लगे, जो प्रकाश आ रहा है प्रकाश को ट्रांसफर कर दे, गर्मी कम लगे, रिफ्लेक्ट कर दे, अवशोषित ना करे किरणें। तो अवशोषित करेगी तो हमको और ज्यादा गर्मी लगेगी, तो और ज्यादा गर्मी ना लगे इस वजह से गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। ठंडियों में ब्लैक कपड़े इस वजह से पहनने चाहिए क्योंकि ठंडियों में जो प्रकाश आ रहा है उसको हम ऑब्जॉर्व कर पाए, उसको हम अपनी तरफ खींच पाए, उसको रोक सके। तो इस वजह से गर्मियों में सफेद और ठंडियों में काले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ये लिख भी लीजिए। गर्मियों में सफेद तथा ठंडियों में काले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ये चीज याद भी लिए, ये चीज। अब देखो, मान लो धूप का छाता है, धूप का छाता कैसे आपके लिए कैसे गर्मी कम लगे? आपने धूप का छाता ले रखा है, धूप का छाता ले रखा तो किस वजह से ले रखा है? इस वजह से कि आपको गर्मी कम लगे। और गर्मी कम लगेगी तब जब उसमें उष्मा का अवशोषक कम हो, रिफ्लेक्टर ज्यादा हो। तो रिफ्लेक्टर ज्यादा कब होगा? जब बाहर का कलर हम सफेद रखेंगे, बाहर जो सतह है जिसपे प्रकाश पड़ रहा है उसका हम व्हाइट रख दें, अंदर का सतह हम काला रख दें। तो व्हाइट जो रख देंगे तो रोशनी आएगी, उससे पड़ेगी, प्रकाश की किरणें पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो गर्मी कम लगेगी। तो मान लो ये अम्ब्रेला है आपका, ये छाता है। ठीक है, ये छाता है। ठीक है, ये छाता है। तो इसमें करना क्या है, ये जो बाहर का है ना, ये वाला रखना है व्हाइट। ये व्हाइट काहे रखना है मैंने अभी आपको बता दिया कि ताकि हमको जो उस पर प्रकाश पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तित हो जाएगी तो गर्मी कम लगेगी। अगर मान लो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि काला काहे नहीं रखेंगे? भाई अगर काला रख दोगे तो अच्छा अवशोषक है, वो तो अवशोषित करेगा तो गर्मी भी लगेगी। तो हमने छाता जो ले रखा है इस वजह से रखा है कि गर्मी कम लगे। तो हमको जब गर्मी लगेगी छाते का मतलब क्या होगा? तो इस वजह से बाहर का कलर कैसा रखेंगे? व्हाइट रखेंगे। और अंदर का कलर कौन सा रख सकते हैं? अंदर का कलर हम ब्लैक रख सकते हैं, ब्लैक रखेंगे। अब ऑप्शन पढ़िएगा आप देखो कौन सा कलर रखेंगे? केवल काला रखेंगे? ऐसा भी नहीं केवल काला रखेंगे,
ऊपर सफेद भीतर भीतर की ओर काला, बिल्कुल ठीक बात कर रहा। ऊपर सफेद तो भीतर काला रख लेंगे, ऊपर काला नहीं रखेंगे। इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों की छपाई उस पर होनी चाहिए। भाई वैसे आपने तो देखा होगा कि कभी कभी कुछ कुछ होते हैं जो इंद्रधनुष के बिल्कुल ऐसे लेके चलती है ना, ऐसे सारे कलर होते हैं उसमें, बिल्कुल इंद्रधनुष का पूरे जो 7 कलर होते हैं सारे 7 कलर उस अम्ब्रेला में हो जाते हैं। अब वो उनको देखो ढंग से, उनको कौन बताए कि उसमें उसका छाता का कोई मतलब नहीं, उसमें गर्मी तो लगेगी लगेगी। तो उनका पसंद है, उसमें भी तो लड़कियों का रहता है कि वो अगर खाना भी खाने जाएंगे तो वो भी रोटी का कलर देखती है ना कि ये कलर ठीक नहीं, बहुत नखरे हैं उनके। तो इसमें आंसर कौन सा आपका सही होगा? आंसर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से एक किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो सबसे ज्यादा होता है तो ये निम्न तापमान पर काम करते हैं। निम्न तापमान जो देखो एक चीज याद रखो, निम्न तापमान का जो अगर यूज करेंगे तो किसमें? इसका क्रायोनोजन। अगर उच्च तापमान रहेगा ना तो पायरोमीटर। ये कितना? ये 800 डिग्री सी से ज्यादा टेम्परेचर नापता है। किससे? 800 डिग्री सी से मैक्सिमम टेम्परेचर नापता है। ठीक है, ये क्रायोजन जो है ये कहां पे यूज किया जाता है? ये इंजनों में यूज किया जाता है। इंजन किसके? रॉकेट के इंजन में, रॉकेट के इंजन में यूज किया जाता है। अब देख लीजिए कि क्रायोजन इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होगा? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, रॉकेट में उसका यूज किया जाता है। अब देखिए अतिचालक में अनुसंधान में नहीं, पनडुब्बियों के चलाने में नहीं, फ्रास्ट मुक्त रेफ्रिजरेटरों में तो आप घर में आप फ्रिज यूज करते हो तो उसमें तो खैर आप क्रायोजन कहीं यूज करते हो, उसका कोई मतलब नहीं। अगर देखो रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि उसका टेम्परेचर कितना होता है मिनिमम रेफ्रिजरेटर का, तो आप लिख सकते हो उसमें टेम्परेचर कितना रहता है? 4 डिग्री सी मेंटेन रहता है। 4 डिग्री से वेरी करता है बट मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सी रहता है। ठीक है, जहां पे खाने की चीजें थोड़ा सुरक्षित रहती हैं। अब इसमें रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती तो वो कौन सी होगी? नियॉन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसका कौन सा होगा? आंसर इसका डी करेक्ट होगा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम क्रायोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान पर रात अधिक ठंडी होती है। देखो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती, वो काहे ठंडी होगी? आप एक चीज ये देखे होंगे कि जैसे रेगिस्तान होता है वहां पे टेम्परेचर अचानक गिरता है और दिन में अचानक गर्मी बहुत तेज होने लगती है। इसका मतलब क्या होता है? बट ये जो सिचुएशन होगी तो ये आप देखे होंगे कि ये होगी रेगिस्तान के ही क्षेत्र में। तो रेगिस्तान में होता क्या? रेगिस्तान में बालू होती है पूरी तरीके से। बालू में एक चीज ये पाई जाती है, जो सन से प्रकाश आ रहा है, सन से रेज आ रही है तो उस पे बालू पे पड़ी रेज, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है तुरंत, वो अब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर अब्जॉर्ब करे, वो अपने अंदर रोक के रखे तो उसके बाद जब गर्मी हो, जब रात हो तो वो हीट निकालेगा भी। तो ये उसके अंदर प्रक्रिया होती नहीं, निकालने का जब स्टोर हो तब ना निकाले वो, तो वो स्टोर करता ही नहीं है क्योंकि वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता रहता है। ये कारण रहता है कि उसमें गर्मी भी ज्यादा होती और ठंडी भी ज्यादा होती रेगिस्तान क्षेत्र में। अब देखो इसको, आंसर इसका देखो, वायुमंडल में धूल के कण नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वायुमंडल वहां का अलग होता है, वायुमंडल में धूल के कण नहीं होंगे, धूल के कण होते हैं, धूल के कण होंगे। अब देखो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ये बात आपको थोड़ी थोड़ी सही लग रही होगी। अब देखो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, ऐसा भी नहीं कि पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते। रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़ेरोफाइट्स नामक जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो सब रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं पाए जाते थे, ये भी गलत है। रात में वर्षा होती, ऐसा भी नहीं कि वर्षा होती, अगर वर्षा हो तो वहां पे रेगिस्तान है क्यों? रेगिस्तान बनने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वर्षा का
कम होना या फिर मिनिमम होना। वर्षा का कम होना रेगिस्तान बनने का सबसे बड़ा कारण है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर आप टिक कर सकते हो। बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। इसका रीजन मैंने ये बताया कि उसमें ऐसा नहीं होता कि वो अब्सॉर्ब कर पाए सन की रेस को। सन की रेस पड़ती है और ट्रांसफर कर देता है तुरंत। तो ये दिन में भी करता है और रात में भी करता है। रात में जैसे ठंडी पड़ी तो ठंडी भी अब्सॉर्ब कैसे कर पाएगी ठंड, वो भी रिफ्लेक्ट करता रहता है। इस वजह से ठंडी, अचानक मौसम ठंडा, अचानक मौसम गर्म, एक जैसा नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो एक छोटे एक क्वेश्चन पूछता है, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकती है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण मतलब वो कोरोजन से बचाती है। स्टेनलेस स्टील में एक पेंट की जाती है क्रोमियम की पेंट की जाती है ताकि वो उसमें संक्षारण ना हो, कोरोजन ना लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछता है आपका, जो एल्युमिनियम पे एनोडाइजेशन होता है ना, एनोडाइजेशन कि एल्युमिनियम पे एक परत चढ़ाई जाती है जिसको एनोडाइजेशन बोलते हैं। वो एनोडाइजेशन उसको एल्युमिनियम को सुरक्षित रखता है, उसको उसके कोरोजन से रोकता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। एल्युमिनियम पे एनोडाइजेशन करते हैं कि उस पे एनोडाइजेशन की लेयर चढ़ा दे ताकि उस पे कोरोजन लगे, लेकिन स्टेनलेस स्टील पे क्रोमियम की पेंट चढ़ाते हैं ताकि उसको कोरोजन ना लगे। तीनों अलग अलग चीजें, तीनों अलग अलग। तो क्या करते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कार्बन की बात करें तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने 4 रहेगा। ठीक है, गंधक तो आप सारी चीजें जानते हो। तो और कार्बन का एकमात्र ऐसा अपरूप है जो धारा का चालन करता है, वो है ग्रेफाइट। इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखिए कि कार्बन का एकमात्र अपरूप ग्रेफाइट है जो धारा का चालन करता है, वो है ग्रेफाइट, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनके रासायनिक सूत्र सही जोड़ियां बनाइए। देखो, प्राकृतिक गैस है तो ये प्राकृतिक गैस किसको बोलेंगे हम, मीथेन को, CH4। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, आप सभी जानते हो, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ आप ड्राई आइस बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया को NH3 मिलान कर लीजिए सारे। तो प्राकृतिक गैस CH4, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये सारे करके चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जो मिलान करना साइंस से रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। देखो, मान लो ये कोई तत्व है, यहां पे परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, सारी चीजें आप यहां पे रखोगे। ठीक है, परमाणु भार है या फिर एटॉमिक वेट इंग्लिश में बोलेंगे उसको। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब 10 यहाँ पे दे दिया है, प्रोटॉनों की संख्या सेम बात है 10 दे दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 ये दे दिया है, 12 ये दे दिया है। अब देखो हम करते क्या हैं, मान लो यही है तो ये A है और ये B है, तो हम क्या करते हैं, हमको परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, A माइनस B बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। अब देखो इसमें कितना दिया है, यहाँ पे कितना दे दिया 12, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये निकालना है, A निकालना है, A माइनस B मतलब ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 10 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12 है,
तो A कितना आ जाएगा आपका 22, मतलब परमाणु भार कितना रहा होगा, परमाणु भार उसका 22 रहा होगा, परमाणु भार कितना रहा होगा, ये 22 रहा होगा। ऐसा देख लो 10 में से 12, 10 में से 22 में से 10 चला जाएगा, 12 बचेगा। ये दोनों का डिफरेंस आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। बस परमाणु भार माइनस परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ये चीज याद रखनी है। तो आंसर कितना हो गया 22, आंसर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है। तो चमकीला श्वेत प्रकाश जो होता है, सफेद प्रकाश, ये सोडियम की वजह से आता है। किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। जो लाल रंग आता है स्ट्रेंसियम की वजह से आता है। किसकी वजह से, लाल रंग स्ट्रेंसियम। स्ट्रेंसियम की वजह से आता है, ठीक है। तो एक सफेद कलर किससे आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम के कलर, सोडियम से ना, ठीक है। चांदी का जो क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र ऐसा धातु है जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती, धारा की चालकता सबसे ज्यादा होती, तो वो क्या है, सिल्वर आपका है, चांदी है। और इसके बाद में अगर आएगा तो कॉपर आएगा। क्या आएगा, Cu, कॉपर। इसमें एक देखिए, इसका जो संचरण होगा, इसका जो इसमें जो काली होगी, ये काली हो जाती है कैसे, Ag2S की वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से। सल्फाइड की वजह से क्या हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर हो जाता है हरा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायल्स नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। बायल्स नियम, बायल्स नियम। अब देखो एक चीज ये याद रखो, P V T B C और G, प्रेशर, वॉल्यूम मतलब आयतन, टेम्परेचर, बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसॉफ, ठीक है। PVT BCG ऐसे याद रखना है। अब देखो कह रहा है बायल्स नियम निम्नलिखित में किस स्थिति में लागू होता है। तो ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कांस्टेंट क्या होगा, सामने वाला कांस्टेंट, ये सामने वाला कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर गैलुसॉफ की बात करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या रहेगा, सामने वाला कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक बात है। अगर बॉयल्स की बात करेंगे तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना याद रखना। इसमें क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा, कांस्टेंट कौन रहेगा, सामने वाला, कौन, टेम्परेचर। नियत टेम्परेचर पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। तो देखो नियत दाब पर नहीं, किस पे, नियत तापमान पर, नियत तापमान पर। बॉयल्स ना नियत तापमान पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नियत दाब और तापमान नहीं, नियत दाब लेकिन परावर्त नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इसको याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर लोगे, बना लोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में किसे जाना जाता है। विस्फोटक के काम आने वाला पदार्थ, विस्फोटक के काम आने वाला पदार्थ। देखो डीडीटी क्या है, ये जीवाणुरोधक है। जीवाणु मतलब जिससे मान लो आपने खेत में खरपतवार होता है तो डीडीटी डालते हो कि ये वहाँ जो अननेसेसरी जीव उपलब्ध हुए हैं या फिर उत्पत्ति हुई वो खत्म हो जाए, तो ये तो जीवाणुनाशक है। ओजोन तो O3 आप जानते हो क्या काम करता है, ये ओजोन काम करता है आपकी जो सन से आने वाली यूवी रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको रोकता है, सोखता है
और परावर्तित करता है, ताकि हम एटमॉस्फेयर में से आपकी जमीन पर ना आए, या कि अगर आएंगे भी तो वो मनुष्य को हानि पहुंचाएंगे, स्किन का कैंसर उनसे हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो टीएनटी, अब टीएनटी से पहले देखो पैरासीटामॉल दी। पैरासीटामॉल आप विस्फोटक के रूप में यूज करते हो, कोई भी जानता है विस्फोटक के रूप में पैरासीटा नहीं, ये पीड़ाहार है या दर्द निवारक गोली है। क्या है ये? दर्द निवारक कह सकते हो, दर्द निवारक या पीड़ाहार। ये फीवर वीवर रहता है, आप फीवर में पैरासीटामॉल खाते हो। तो जो आप विस्फोटक के रूप में यूज करते हो, तो कौन सा यूज करे हो? टीएनटी यूज करे हो, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, तो आप टीएनटी यूज करते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम निम्नलिखित में से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आता जरूर है। एंजाइम जो बने होते हैं किससे बने होंगे? अमीनो एसिड से बने होंगे। किससे बने होंगे? एमिनो एसिड से। एंजाइम किससे बने होंगे? एमिनो एसिड से बने होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के बारे में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनर्जी वसा ही देता है। कितना? 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी। ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट से ये इंस्टेंट, तुरंत ऊर्जा देता है, ये तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। जैसे इसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो आपके धावक रहते हैं, जो दौड़ते हैं, तो वो जो कोई क्रिकेटर कोई खिलाड़ी रहेगा, तो वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स उसको दिया जाता है तुरंत, ताकि उसको एनर्जी मिले तुरंत। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें ग्लूकोज होता है जो कि तुरंत टूटता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इस वजह से किसी प्लेयर के धावक को हम कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जो जिसमें एनर्जी की बात करेंगे तो कितनी मिलेगी? 4.2 कैलोरी। कितनी? 4.2 कैलोरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होगी? सोच के बताओ, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है आपके 5.4 के आसपास, 5.4। 5.4 क्या है? आपका अम्लीय है। ठीक है, मुंह का पीएच मान, मुंह का जो इंडिकेशन है तो अम्लीय होता है। तो सिंपल सी बात है, लार की वजह से मुंह का मान पीएच अम्लीय होता होगा, पीएच मान 5.4 होता होगा, लार की वजह से इतना रहता होगा। इसी वजह से एक क्वेश्चन आपका ये आता है, दांतों में जो दांतों की कैविटीज बनने लगती हैं तो किस पीएच मान से बनने लगती है? जब 5.5 से कम पीएच मान मुंह का हो जाएगा तो फिर क्या होता है? कैविटीज दांतों में बनने लगती हैं। इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए हम जो अपना मंजन यूज करें या फिर जो पेस्ट यूज करें तो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, ताकि उसको बैलेंस कर पाए हम अच्छे से। ठीक है, तो हम जो पेस्ट यूज करेंगे वो किस नेचर का होगा? वो क्षारीय नेचर का होगा। लार का पीएच मान आपका 5.5 के आसपास रहता है। ठीक है, तो वो अम्लीय नेचर का होता है, ना कि क्षारीय नेचर का। कैसा होगा? अम्लीय नेचर का। ठीक है, क्षारीय नेचर का नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा। उभयधर्मी के बारे में आप अगर देख लीजिए, तो उभयधर्मी वो चीज होती है, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति रखता हो, जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति रखता हो, उसको हम अब उभयधर्मी बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Al2O3, ZNO और PbO2 ये उभयधर्मी है सारे। इनका एग्जाम्पल आरआरबी में हर एक सेट में किसी न किसी तरीके से रिलेट करके पूछ लेगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण कौन की प्रक्रिया को कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। वैसे तो खून का शुद्धिकरण जो होता है आपकी किडनी करती है, जो कि आपका अमोनिया निकालती, यूरिया छानती, मतलब यूरिया छानती ब्लड से और ब्लड का शुद्धिकरण करती है। अगर बात दूसरी तरीके से की जाए कि फेफड़े किस तरीके से शुद्ध करेंगे, तो फेफड़े ऑक्सीजन जोड़ के ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी किडनी उसमें से यूरिया छान करके ब्लड को शुद्ध करते हैं। तो देखो, एक जो आर्टिफिशियली तरीके से जिनकी किडनी काम नहीं करती है, तो उनको ब्लड शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। किससे?
डायलिसिस से। किससे? डायलिसिस से करते हैं। अब देखो किडनी की अगर यूनिट की बात करेंगे किडनी की, तो नेफ्रॉन रहेगी। क्या? नेफ्रॉन। ये यूनिट ऑफ क्या? किडनी, नेफ्रॉन रहेगी। ठीक है। तो हिमोलाइसिस नहीं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। ओस्मोसिस मतलब सिकुड़ना मतलब कैसे? आपने कभी तालाब में नहाया होगा। तालाब में अगर आप किसी गांव आसपास के रहते हो तो पक्का है तालाब में तो जरूर, उसका नहाने का मजा अलग है। नहीं नहाए हो तो नहा के देखो उसको एक बार, तो उसमें अलग ही चीज रहती है। अगर थोड़ी देर बाद नहाते हो, नहाने के बाद देखते हो हाथों में या फिर पैरों में आप हल्का हल्का थोड़ा संक टाइप में पाते हो, हल्का हल्का मतलब सिकुड़ टाइप में जाता है, तो वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि बाहर का जो घनत्व है तुम्हारे शरीर के अंदर के घनत्व से क्या है? कम है। अगर बाहर का घनत्व ज्यादा है आपके शरीर के घनत्व से, तो अंदर की ओर ट्रांसफर होगा। आप इसको इस तरीके से देखो, ऊंचे से नीचे की तरफ आएगा, बड़े से छोटे की तरफ आएगा। तो समझो अगर आपका सिकुड़ रहा है, आपका सिकुड़ रहा है, तो समझो यहां से चीजें निकल रही हैं। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस हुआ, सिकुड़ना ऑस्मोसिस। इसका एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब फैलना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डायलिसिस हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, खाने के नमक या फिर टेबल सॉल्ट। खाने का नमक या फिर टेबल सॉल्ट किससे बना होता है? किससे बना होगा? ये बना होगा मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार, क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा। लवण प्लस जल बनाएगा। अब देख लीजिए, एक टेबल सॉल्ट खाने का नमक किससे बना होगा? एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होगा। आंसर एक सही है। देखो कमजोर बिल्कुल नहीं बनेगा, कमजोर नहीं बनेगा और कमजोर नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर सही? आंसर आपका ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। देखो अगर पृथ्वी की सतह का पलायन वेग देखेंगे, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग तो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से अगर पृथ्वी से कोई चीज फेंकी जाएगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड से, तब वो स्पेस को पार कर पाएगी, तब वो स्पेस को पार कर पाएगी। अगर सूरज की सन की बात करें कि सन का पलायन वेग तो कितना होगा? 42.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मून का, चंद्रमा पर का पलायन वेग देखेंगे तो 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी वजह से वहां से पलायन वेग इतना कम है, इसी वजह से वहां का वातावरण की जो गैसें हैं पलायन हो जाती हैं, सडन ठंडा सडन गर्म ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां ड्राई फॉर्म में रह जाती, तुरंत बर्फ हो जाता है, तुरंत वो मेल्ट हो जाती गैस फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय प्राचीन ग्रीस धर्म से, नाना रोमन दर्शन शास्त्र के विचार के दो स्कूल को, या फिर अग्रणी दूरबीन के मॉडल को? नहीं, ये जो संदर्भित करते हैं पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एक आध जरूर देखने को मिलेंगे आरआरबी में, क्योंकि आना तिरछा क्वेश्चन पूछता है आरआरबी। करोगे क्या वो अनसन क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बिल्कुल एग्जैक्टली उठ के आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आप ये समझो आपकी बॉडी एनालिसिस से एक क्वेश्चन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से जरूर आना है। ठीक है, पेनक्रियाज, आमाशय, आंत और आपके लीवर, किडनी, फेफड़े, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप जरूर मान के चलिए आने हैं। एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ब्लड, इनसे भी एक क्वेश्चन आना है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आरबीसी का जो मुख्य काम आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो ये काम रहता है
कि ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहेगा? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये कह सकते हो कि आपको रोगों से बचाता है, रोग बीमारी होने से बचाएगा। अगर प्लाज्मा की बात करें तो ये मतलब ये ऐसा पार्ट है बॉडी का जो लिक्विड पार्ट होता है। प्लेटलेट्स जो होता है, तो ये प्लेटलेट्स आपको प्लाज्मा का एक ये भी काम रहता है, फूड जो आप खाते हो उसको ट्रांसपोर्ट में, पाचन में भी हेल्प करता है। प्लेटलेट्स प्लाज्मा हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका एक काम होता है कि अगर बाय द वे कहीं आप कट जाते हो, जो ब्लड निकलने लगता है, उसका जो रक्त का थक्का जमाने में भी प्लेटलेट्स का काम होता है, इसका प्लाज्मा का काम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर आपका आरबीसी हुआ, रेड ब्लड सेल्स। इसमें लाल कलर किसकी वजह से होगा? हेमोग्लोबिन के कारण, जो आयरन है और प्रोटीन है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लग रही तो आप कमेंट में अच्छा लिखिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, एग्जाम बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, ये मान के चलिए। थैंक यू।